एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो चलिए देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लाई हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि ये क्लास 10th के लिए आपके लिए ज्योग्राफी का एक फर्स्ट चैप्टर में लेकर आई हूँ। और इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। मैं उसमें डिटेल से सारी चीज़ें, सारी बेसिक आपको समझाई हूँ, तो आप एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। तो आज देखिए उसका पार्ट 2 है। तो पहले फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं, पार्ट 1 में क्या था, मैंने क्या पढ़ाया था, हल्का फुल्का रिवीजन, बाकी डिटेल तो आप वहाँ से जाके देखें। तो देखिए सबसे पहले मैं उसमें संसाधन के बारे में बताई थी, चूँकि चैप्टर का नाम ही है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले संसाधन के बारे में जानते हैं ये क्या होता है। तो मेन तौर पे कह सकते हैं कि वे सारी वस्तुएं जिसका कि उपयोग हम अपने जीवन यापन के रूप में करते हैं, यानी हम अपने जीवन जीने के लिए जिन वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं वो सारी चीज़ें, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको भी पढ़ा रही हूँ, मेरे हाथ में ये स्केच है तो ये भी संसाधन है, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये भी संसाधन है। आप अभी मोबाइल से पढ़ रहे होंगे तो वो भी संसाधन है, आपने अगर नोटबुक लिया है, पेन लिया है, वो भी संसाधन है। और आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पलंग हो, मेज हो, कुर्सी हो, किचन का एक एक सामान हो, बाहर का जो भी चीज़ है वो सब संसाधन है, यानी जिसका भी उपयोग हम करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। और एक कथन था जिमरमैन का, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते। वो कथन भी आपको याद रखना, और क्यों ऐसा कहा उन्होंने ये मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप लोग जाके देखिए। उसके बाद देखिए संसाधन के प्रकार आते हैं कि संसाधन के प्रकार कितने हैं, क्योंकि परिभाषा के बाद तो प्रकार आना ही है हर चीज़ में। तो संसाधन को विभिन्न चीज़ों के आधार पर, यानी उनकी विभिन्न उपयोगिता के आधार पर उसे अलग अलग चीज़ों में बांटा गया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, उपयोगिता के आधार पर बांटा गया है, स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है, और विकास की स्थिति के आधार पर बांटा गया है संसाधन को। तो जिसमें देखिए फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि कैसे संसाधन जन्म लिया, संसाधन की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति या जन्म लेना जिसे कहते हैं वो कैसे हुआ, उसके आधार पर जो संसाधन को बांटा गया दो भागों में बांटा गया, जैव और अजैव। यहाँ मैं दो आपको पिछले करा चुकी थी, इसलिए सिर्फ इसका छोटा सा रिवीजन करते हैं। तो जैव में वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि सजीव हो, यानी कि जिनमें जीवन हो, तो सजीव संसाधन जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं निर्जीव संसाधन, जिसमें कि जीवन नहीं हो। फिर देखिए उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर भी दो भागों में संसाधन को बांटा गया, एक तो नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में वो सभी संसाधन आते हैं जिसका कि उपयोग करने के बाद वो पुनः आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें तो आपको पता है कि सूरज निकलेगा तो आज जो ऊर्जा मिल रही है, फिर कल सूरज निकलेगा तो फिर ऊर्जा मिलेगी, परसों निकलेगा तो फिर ऊर्जा। पवन ऊर्जा, जैसे आज हवा चल रही है तो आज हम उससे ऊर्जा ले रहे हैं, कल चलेगी तो कल भी लेना है, परसों चलेगी तो परसों भी लेंगे। तो यानी कि जिसका पुनः चक्रण होते रहे, आज कल परसों, तो इस सारे संसाधन क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद देखिए अनवीकरणीय संसाधन में क्या आता है। चूँकि आपको पता है कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों में जिनका निर्माण होता है। जैसे अगर बात करें कोयला और पेट्रोलियम की, तो ये सब लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो पृथ्वी पे जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सब जब धरती के अंदर दब जाते हैं तो उनका निर्माण होता है कोयला और पेट्रोलियम का, जिसका कि निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इससे समझ लीजिए कि एक दो दिन में इसका निर्माण नहीं होगा, यानी कि इसका निर्माण करना संभव नहीं है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, नवीकरणीय यानी कि नया कर सकते हैं, उसको नया कर सकते हैं। अनवीकरणीय नया नहीं कर सकते, क्योंकि इतने साल लगते हैं इसके निर्माण में, तो हम एक मानव कैसे इसे नया कर सकते। तो वही चीज़ें होगी। आपको ये दोनों चीज़ें मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बताई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर यदि संसाधन की बात करें तो स्वामित्व का मतलब अधिकार होता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्वामित्व का मतलब क्या होता है। तो स्वामित्व का जो मतलब होता है वो होता है अधिकार। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्वामित्व, राजा जो होते थे स्वामित्व, जिसे कि सामंतवाद कहते थे, सामंत स्वामित्व, तो उन्हीं से निकलकर ये स्वामित्व भी आया है, यानी कि किसी पे अधिकार कर लेना, उसे अपने अंडर कर लेना, वही स्वामित्व होता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, स्वामित्व का मतलब अधिकार। अब देखिए स्वामित्व के आधार पे जो संसाधन को बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया। आपसे ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव के रूप में लिखा जाएगा। जैसे सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे कि उत्पत्ति के आधार
पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है उनका वर्णन करें। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी आप इसे नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिलहाल समझ लीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये 4 संसाधन। तो अब हम बारी बारी से इन्हें देखते हैं कि क्या है आखिर। तो स्वामित्व का मतलब तो अधिकार होता है। अब देखिए व्यक्तिगत संसाधन, फर्स्ट है व्यक्तिगत संसाधन, जहाँ की नाम से ये स्पष्ट हो रहा है व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्ति का अधिकार। चूंकि यहाँ स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है तो वैसा संसाधन जिस पर कि किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार हो, जिसे आप निजी संसाधन भी कह सकते हैं, व्यक्ति का अधिकार, जिसे आप क्या कर सकते हैं, तो इसे आप कह सकते हैं निजी संसाधन। इसे क्या और नाम दिया जा सकता है, तो इसे हम कह सकते हैं निजी संसाधन, जिसे हम कह सकते हैं कि ये निजी संसाधन है। 1 मिनट, जिसे कि हम निजी संसाधन कह सकते हैं कि ये हमारी निजी संसाधन हो गई, यानी कि अपना संसाधन। और इसमें क्या होता है कि इस निजी संसाधन में जो लोग होते हैं वो इस संसाधन के बदले में इसका उपयोग करते हैं और इसके बदले में सरकार को टैक्स भी देते हैं, जैसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे कि निजी संसाधन में वो संसाधन आते हैं जिसमें सरकार को टैक्स भी दिया जाता है, टैक्स। जैसे कि आप किसी भूखंड का उपयोग कर रहे हैं, आप मान लीजिए जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, जिस घर पे रह रहे हैं, तो आप हाउस टैक्स देते हैं, घर का टैक्स देते हैं कि नहीं, तो वही हो गया कि आप निजी उपयोग तो उसका कर रहे हैं लेकिन इसके बदले आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। जैसे कि जायदाद, इसके अंतर्गत अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो भूखंड, निजी भूखंड ले लीजिए, जायदाद ले लीजिए, तो ये सभी आते हैं, निजी भूखंड, जायदाद, ये सभी जो आते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब आते हैं व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत वे सभी आते हैं। तो अब ये हो गया, इसमें तो आपने देख लिया। अब चलते हैं दूसरा, सामुदायिक संसाधन। दूसरा जो होता है सामुदायिक संसाधन, तो इसकी अगर डिफिनेशन आ जाए व्यक्तिगत समुदाय संसाधन की, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और इस अधिकार के बदले वो सरकार को टैक्स देता है, सरकार को कर की सुविधा देता है, यानी कि सरकार को कर चुकाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, तो निजी संसाधन, या फिर जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। और आप एग्जाम्पल के रूप में दे दीजिएगा, उदाहरण के लिए भूखंड, निजी भूखंड और जायदाद, जमीन, घर, ये सब आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर तो पक्का है। उसके बाद देखिए सामुदायिक संसाधन के अगर डिफिनेशन की बात करें तो सामुदायिक का मतलब साफ साफ स्पष्ट हो रहा है समुदाय। समुदाय का मतलब समूह, यानी कि समूह के में इसका उपयोग करना। तो वैसा संसाधन जिसका कि उपयोग एक समूह के द्वारा किया जाता है, जो कि लोगों की सुविधा के लिए होता है। आप ध्यान से समझिएगा, एक समूह के द्वारा जो लोगों की सुविधा के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपने आसपास देखा होगा तो मंदिर है, धर्मशाला हो गया, अस्पताल हो गया, अस्पताल सामुदायिक अस्पताल जिसे कहते हैं, वैसे तो निजी अस्पताल भी है, तो मंदिर हो गया, आप धर्मशाला कह सकते हैं। इसके अलावा आपने शमशान घाट देखा होगा, शमशान घाट, इसके अलावा पिकनिक, तो पिकनिक जैसे पार्क कहते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तालाब हो गई, तो ये सब संसाधन का उपयोग आसपास के लोग यानी एक समाज के लोग करते हैं। अगर आपके पास भी कोई तालाब हो, नदी हो, पहले तो कुआं भी चलती थी, सामुदायिक कुआं, तो उसमें एक समूह के लोगों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता, तो उसे ही हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन, यानी कि कहते हैं तो एक समूह के द्वारा जिस संसाधन का उपयोग किया जाए, एक समूह के द्वारा संसाधन का उपयोग, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सामुदायिक संसाधन। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल के रूप में हम मंदिर ले लें, धर्मशाला ले लें, पार्क ले लें, तालाब ले लें,
तो ये सब पिकनिक, यानी कि पिकनिक तो इसी में आ गया पार्क में, तो ये सब जो भी हो गए ये सब सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो आप अगर डिफिनेशन के तौर पे लिख देंगे कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग की एक समूह के लोगों के द्वारा किया जाता है, सभी लोगों के विकास को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों की स्थिति को ध्यान में, उपयोग को ध्यान में रखते हुए जब एक समूह के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है तो ऐसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे में कि पार्क, तालाब, नदी, ये सारी चीज़ आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर तो मिल रहा है। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन से साफ साफ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। देखिए आपको ध्यान रखना है, आर्ट्स पेपर रटने की चीज़ नहीं होती है, आर्ट्स पेपर समझने की चीज़ होती है। इसमें आपको समझना होगा कि आखिर किससे किसका क्या संबंध है। तो यहाँ जब आप राष्ट्रीय देख रहे हैं तो इससे साफ मतलब है कि राष्ट्र यानी किसी नेशन का संबंध हो, किसी एक राष्ट्र का जिस पे अधिकार हो, तो इसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, यानी कि जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो। वैसे संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो उस क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्र ही। अब जैसे ये भारत देश है हमारा, ये भारत भूखंड हो गया, इस तरह से मान लीजिए, मैं नॉर्मली बना रही हूँ ऐसे ही, तो ये मान लीजिए भारत हो गया हमारा, ठीक, ये हमारा इंडिया हो गया। तो इंडिया का जो ये चारों तरफ ये जो सीमा, ये लाइन रेखा दी हुई है, इस लाइन रेखा के अंतर्गत जो भी संसाधन आएंगे वो सब तो राष्ट्रीय संसाधन हो गया, यानी उन सब पर राष्ट्र का अधिकार होगा, राष्ट्र के जो सरकार होंगे उनका अधिकार होगा। तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है राष्ट्रीय संसाधन जिस पर कि राष्ट्र का अधिकार हो। और इसमें एक चीज़ आती है कि भूखंड से लेकर, यानी कि जो लास्ट तट रेखा जिसे कहते हैं, तट क्षेत्र कहते हैं, उससे लेकर 200 किलोमीटर की दूरी तक, 200 किलोमीटर की दूरी तक जो महासागरीय क्षेत्र होता है, महासागर में 200 किलोमीटर की दूरी तक किसका अधिकार होता है, तो वो एक राष्ट्र का ही अधिकार होता है। यानी वो जिस राष्ट्र से सटा हुआ है तो वहाँ से 200 किलोमीटर समुद्र जो एरिया है वहाँ पे राष्ट्र का ही अधिकार होगा। 200 किलोमीटर के अंदर तक की संसाधन राष्ट्र ही उपयोग कर सकता है। जैसे भारत है, भारत के नीचे यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर, तो यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर तक जो संसाधन है और इसके अंतर कोई अगर दूसरा देश नहीं आए तो उस संसाधन का उपयोग कौन करेगा, तो उसका उपयोग भारत ही करेगा, हमारा देश ही करेगा। तो ये राष्ट्रीय संसाधन हो गया जिसमें कि आप ले सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, जो भी राष्ट्र के अंतर्गत जो भी आता है, उदाहरण के तौर पे इसे ले सकते हैं। अब देखिए चौथा नंबर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत वैसे संसाधन आते हैं जिस पर कि किसी दूसरे देश का अधिकार हो, यानी कि अंतर्राष्ट्र, इंटरनेशनल, जिस पे स्वामित्व हो, इंटरनेशनल अधिकार हो, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा, अंतर्राष्ट्रीय यानी जो राष्ट्र के अंदर ना हो, अंतर्राष्ट्र से अलग, तो जिस पर राष्ट्र को छोड़ के अन्य देशों का अधिकार हो उसे कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अन्य का अधिकार, राष्ट्र को छोड़कर अन्य का अधिकार जिस पर हो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसे क्या कहते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर, इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं इसमें किसी भी सीमा पे 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर जो भी संसाधन आएंगे उसका उपयोग कोई भी राष्ट्र नहीं कर सकता। इसे अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। और इस पर क्या है कि 200 किलोमीटर की बात जो है उस पर कोई भी राष्ट्र अपना अधिकार नहीं कर सकेगा, जबकि जो संगठन सब बनाए हुए हैं, बड़े बड़े जो संगठन बनाए हुए, उनकी सहमति से उसे लगेगा कि जिस राष्ट्र को इस संसाधन की ज़्यादा ज़रूरत है वो उस राष्ट्र को देगा। ये इस संसाधन के अंतर्गत आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आपको क्वेश्चन क्या आएंगे एग्जाम में, तो क्वेश्चन इसमें से 2 नंबर का दे दिया जाएगा। जैसे स्वामित्व के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया उनके बारे में ब्रीफ अगर कहेगा आपको छोटा सा बताने के लिए तो आप छोटा सा बताएंगे, 1 2 3 4 सबका वर्णन कर देंगे छोटा छोटा। यदि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग में भी आता है, तो आपको जितना मैं बताई इन सबको आपको लिखना होगा इसी तरह से और सबका एग्जाम्पल देना होगा। तो आपको पूरे के पूरे 5 के 5 नंबर मिलेंगे, ऐसा ही लिखना है। मैं भी ऐसा ही लिखी थी, मुझे भी आंसर पूरे नंबर मिले हैं, आपको तो पता ही है। तो देख लीजिए इस तरह से भारत संसाधन उपयोग में आपने स्वामित्व के आधार पर पढ़ लिया, सामुदायिक पढ़ लिया, राष्ट्रीय पढ़ लिया, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे विकास की स्थिति के आधार पर, यानी कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें है, पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार, चौथा है संचित संसाधन। तो इसे भी हम देखते हैं।
आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए सबको, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। फिर मैं अगर आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से उसे कर लेंगे, लिख लेंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट चौथा नंबर क्या कह रहा है, इसे कितने पार्ट में बांटा गया और इसकी क्या क्या विशेषता है। मिटाने के बाद कचरा हो जाता है। तो ये चौथा है संभाव्य संसाधन, यानी विकास का मतलब साफ साफ आप कह ले डेवलप्ड। डेवलप्ड विकास का मतलब कि अग्रसर होना, अग्रसर होना, यानी किसी क्षेत्र में प्रगति करना, प्रगति या अग्रसर कर ले जिसे, तो वही हो गया विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर भी किस किस का क्या विकास हो रहा है, यानी कि इन सब संसाधनों का कैसे कैसे विकास हो रहा है, इसी के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया। तो फर्स्ट है संभाव्य संसाधन। फर्स्ट क्या है? संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आर्ट्स आपको समझना होगा, तो देखिए नाम से ये स्पष्ट हो रहा है संभाव्य, यानी कि इसकी संभावना है। ये ऐसा संसाधन है जिसका कि सिर्फ संभावना ही लगाया जा सकता है, यानी कि संभावना ही लगाया जा सकता है कि हाँ ये संसाधन यहाँ पर है और हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, इन्होंने जो भी हमारे सर्वेक्षणकर्ता होते हैं जो कि सर्वेक्षण करते हैं कि हाँ यहाँ पर ये संसाधन हो सकते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि हाँ यहाँ पर ये संसाधन हो सकते हैं, लेकिन उसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया। उसका ना तो खुदाई किया गया, ना तो उपयोग किया गया, ना तो उसे देखा गया, सिर्फ एक अनुमान लगाए हैं, एक संभावना व्यक्त किए हैं कि हाँ यहाँ पर ये संसाधन हो सकता है, तो उसे ही हम कहते हैं संभाव्य संसाधन। जैसे कि आप हिमालय की तराई को ले लीजिए, हिमालय की तराई, तो आपको पता होगा कि हिमालय की तराई के नीचे, तो वैसे भी जहाँ भी बड़े बड़े पर्वत पठार है उसके नीचे संभावना लगाए हैं पुरातत्वविद और ये सर्वेक्षण करता कि हाँ यहाँ पर संसाधन है, लेकिन अभी तक क्या हिमालय की तराई की खुदाई हुई है? नहीं हुई है। तो वही चीज़ें हैं कि जिसकी कि सिर्फ संभावना लगाई गई कि हाँ यहाँ पे संसाधन हो सकते हैं, हम इस संसाधन का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी अभी तक खुदाई नहीं की गई, उसे निकाला नहीं गया है, तो उसे हम कहते हैं संभाव्य संसाधन। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय की तराई दे दीजिएगा कि इस हिमालय की तराई के बारे में संभावना व्यक्त किया गया है कि हमें हिमालय की तराई के नीचे से संसाधन मिल सकता है, लेकिन अभी तक उसकी खुदाई नहीं की गई है, और इसे ही संभाव्य संसाधन कहते हैं जिस पर कि सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, संभावना व्यक्त किया जा सकता है, बल्कि अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको आराम से ऐसा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए विकसित संसाधन, दूसरा नंबर आ गया विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, और नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो कि थोड़ा सा विकसित हो गया, जो कि विकसित हो गया, जैसे कि कहा जाता है ना कि अमेरिका विकसित देश है और भारत विकासशील देश है, यानी कि भारत अभी विकास कर ही रहा है लेकिन अमेरिका पूरी तरह विकास कर चुका है। तो वही जो ये विकसित संसाधन है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसका कि विकास हो चुका है, जिसके बारे में पता भी लगाया जा चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन सिर्फ कमी के कारण, यानी कि जो आप कह सकते हैं संसाधन के, क्योंकि मैं अभी बताई थी कि जो भी चीज़ होते हैं दुनिया में, जो भी चीज़ें जिसका उपयोग करते हैं तो वो भी संसाधन है। जैसे अगर हम मिट्टी को कोड़ने के लिए कुदार का उपयोग करें, खदान को खोदने के लिए, यानी संसाधन निकालने, नीचे से कोयला पेट्रोलियम निकालने के लिए अगर हम खोदते हैं जिससे, तो उसका यूज करें तो वो भी तो संसाधन है। तो आप कह सकते हैं इसमें कि विकसित संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसके बारे में अनुमान लगाया जा चुका है, जिसका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है, और जिसके बारे में कि सर्वेक्षणकर्ता को पूरी तरह पता है हाँ यहाँ संसाधन है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ संसाधनों की कमी के कारण, कुछ संसाधनों की कमी के कारण उसकी खुदाई नहीं की गई है अभी तक, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो वही हमारा हो गया विकसित संसाधन, यानी कि कुछ संसाधन की कमी के कारण, उपयोग में लाया नहीं जा सकता है, उपयोग में लाया नहीं गया हो, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे विकसित संसाधन, यानी वैसा संसाधन जिसका कि उपयोग अभी तक नहीं किया गया। उसके बाद देखिए भंडार। भंडार नाम से ही पता चल रहा है कि भंडार का मतलब होता है भंडारण करना। एक तो भंडारा होता है,
जिसमें भोजन कराया जाता है वो अलग होता है। और ये भंडार, इस भंडार का मतलब हो गया कि जिसका कि भंडारण किया जा चुका है। हाँ, हमें पता है कि ये बहुत भारी मात्रा में संसाधन प्रदान करेगी, ऊर्जा प्रदान करेगी, तो उसका भंडार लोगों ने रखा है, सरकार ने बचा के रखा है, लेकिन उसका अभी तक उपयोग नहीं किया है। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है, यानी कि जल जो बनता है, तो जल में ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन, और क्या उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन। जल में ऑक्सीजन उपयोग होता है और हाइड्रोजन, ये सब उपयोग होता है इसमें। लेकिन आपको पता है कि अगर हम इसका उपयोग करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग करें, तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, भारी मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन अभी तक इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सिर्फ भंडार करके रखा गया है, इसका उपयोग नहीं किया गया, यानी कि इसका सिर्फ भंडारण किया गया है, जिस संसाधन का केवल भंडारण किया गया हो कि भविष्य में हम इसका उपयोग करेंगे, भविष्य में हम इसका उपयोग करेंगे, ऐसा कहा गया हो, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया हो, तो उसे ही हम कहेंगे भंडार संसाधन। जैसे कि ऑक्सीजन, जल का निर्माण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से होता है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेंगी, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए आ जाता है चौथा है संचित संसाधन। चौथा जो है ये संचित संसाधन है, तो इसका साफ साफ मतलब हो गया कि वैसे संसाधन जिसका कि उपयोग अभी किया जा रहा हो, जो कि उपयोग में लाया जा रहा हो। फोर्थ नंबर जो संचित संसाधन है, इसका साफ साफ मतलब है कि उपयोग में जिसे लाया जा रहा हो, जिसे संचित करके रखा गया हो बचा के, और उपयोग में जो आ रहा हो, उसे ही हम कहते हैं संचित संसाधन। तो इस तरह से आपने चारों संसाधन के बारे में देख लिया, बहुत सारी चीज़ें जो अभी उपयोग में आ रही वो सब संचित संसाधन के अंतर्गत आएंगे, तो इनके बारे में देख लिया। आप देखिए संसाधन हो गए, आपने डिफिनेशन पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर तो हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद प्रकार पढ़ लिए, प्रकार की डिफिनेशन पढ़ ली। अब संसाधन नियोजन आता है। संसाधन नियोजन का मतलब हो गया संसाधन नियोजन। तो इस संसाधन नियोजन का मतलब हो गया कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग। कोई भी चीज़ है जब हमारे पास है तो उसका हमें उपयोग करना तो आना चाहिए ना। अगर बचपन में हमें एक टॉय भी मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसे तोड़ फोड़ देते हैं, और जिसे उपयोग करने आता है, जो उसे अच्छे से रहता है, उसी के पास तो वो रहता है, वो काफ़ी दिनों तक चलता है। लेकिन जब हम उसे तोड़ देते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं, तो वो हमारे हाथ से चला जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ है कि संसाधन तो हमारे पास है, भारी मात्रा में भी है, कहीं कम भी है, हर जगह अलग अलग संसाधन। जैसे अगर आप झारखंड को देखेंगे तो वहाँ कोयला है बहुत अधिक मात्रा में, और भी खनिज पदार्थ है। बिहार को देखेंगे तो बिहार में आपका ये अवरक मिल जाएगा। तो ये सब संसाधन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कहीं सोने की खान है, तो उन संसाधनों का अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे, सही से यूज नहीं करेंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे। यानी आपको पता है कि लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं इन संसाधन के निर्माण होने में, और यदि खत्म हो गए तो इनका फिर से निर्माण होने में तो लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा। तो वही बात है, तो इन संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। तो आपने इसके बारे में आज सिर्फ जाना कि इसका विवेकपूर्ण उपयोग क्या होता है, तो संसाधन नियोजन। अब देखिए इसमें संसाधन नियोजन में भी डिटेल्ड आपको पढ़ना है। जैसे कि इसमें बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और भी आंदोलन चलाए गए, किस तरह से बहुत सारे सम्मेलन किए गए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये सब आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पर आएंगे और सब्जेक्टिव के तौर पर भी आएंगे। तो आज आप इतना पढ़िए, नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपके लिए लेकर आऊँगी वो सब जो भी बचा हुआ है, फिर हम नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब करेंगे। तो चलिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर आपके एग्जाम तक आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको पूरी हेल्प करेगा। और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। और चैनल पर बने रहिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इस लॉकडाउन में सबको मिल के पढ़ना है। तो चलिए घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, खुद का और खुद के परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।